मुझे एक्टिंग के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग हो चुकी थी। प्रयागराज से मुंबई तक का उनका ये सफर, एक्टिंग का सफर बहुत अच्छा रहा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चलते रहते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था, वो एक्टिंग सिखाने को तैयार नहीं थे। किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल गया, बट मुझे ₹1 में सीखने को मिला कि मुझे मॉडलिंग में बहुत सारा काम मिलना शुरू हो गया। खूब सारे पैसे कमाए, मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। तुम्हारी वॉइस तो बच्चन जैसी है, तो मैं तो एकदम पागल हो गया। मुझे देख के वो घबरा गए। वो तो बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। CID का मुझे कॉल आया था, फिर मुझे गुजराती फिल्मों के कुछ ऑफर्स थे। मैंने प्रोड्यूस भी किए कुछ गुजराती फिल्में। रमण मतलब खिचड़ी बन जाना, यार ये कैसे हो। काकुरी कांड में इन्होंने बहुत सारा पैसा लूटा था। उनको खड़ा करके मैं गोली मार। स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, APJ अब्दुल कलाम जी। जब कोई चीज बदलती नहीं है तो समाप्त हो जाती है। कि नेपोटिज्म नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए। अगर डेविड धवन का बेटा है तो उसको एक फैसिलिटी मिली हुई है। मुलायम सिंह यादव जी हैं, उनके बेटे को कंफर्ट जोन है ना, मिलना उसको 500 वोट ही। तो मुकेश अंबानी क्यों IAS बनेगा। कुकिंग का क्रेज बहुत बढ़ता दिख रहा है। लेकिन मैं जो बनाता हूँ वो कुछ ही लोग खा पाते हैं। मैं थोड़ा ज्योतिष भी आता है। कोई मैसेज है? इंस्टा, फेसबुक पे कम जाओ, माँ बाप का सम्मान करिए, वो प्यार दीजिए, के साथ रहिए। हम CID से हैं, समझे कि समझाएं, आवाज नीचे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं टीवी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग और सादगी से दर्शकों के दिल में अपनी जगह बनाने वाले अभय शुक्ला जी। तो आइए जानते हैं प्रयागराज से मुंबई तक का उनका ये सफर कैसा रहा। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि CID में आपने इंस्पेक्टर निखिल का किरदार निभाया, तो आपकी ये जो जर्नी थी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तक की, ये कैसी रही? एक्टिंग का सफर बहुत अच्छा रहा और मैं बहुत लकीएस्ट इंसान कहलाऊंगा एक्टिंग के उसमें। कि मैं जब आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं किसी भी चीज के लिए, तो आपको वो उस जगह पे लेके चली जाती है, आपके ऑरा क्रिएशन जो होते हैं। एंड मैं प्रयागराज में था। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आपकी लाइफ में चलते रहते हैं। मैं क्रिकेट खेलता था, फेलियर कह सकता हूँ मैं उसमें था। फिर मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग ट्राई करना चाहिए, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझे ये बोला था, बट आइडिया नहीं था कि मैं प्रयागराज में कैसे क्या शुरू करूं। फिर एक फुटबॉल मैच के दौरान मुझे एक परिमल दत्ता जी मिले। इट्स NSD पास आउट। उनका बहुत सारा प्ले जो है, 2 कौड़ी का खेल, बहुत सारा फेमस हुआ था। 100 प्लेज उन्होंने कंप्लीट किया था उसका। उनसे मिला, वो एक्टिंग सिखाने को तैयार नहीं थे। फिर भी बाद में मैंने इतना रिक्वेस्ट किया, इतनी सेवा की उनकी, आप कह सकते हैं। तो उन्होंने इस बात से एग्री किया कि यार तुम तो मतलब किसी के पीछे पड़ जाओ तो पीछे ही पड़ जाओगे। तो देन फिर उन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाना शुरू किया और इतना तैयार किया कि मैं मुंबई जा सकता हूँ। मैं मतलब मुझे एक्टिंग के बारे में थोड़ी ब्रीफिंग हो चुकी थी। देन मैं गया था जब, तो फिर वहां गया तो मुझे आइडिया नहीं था कि शुरू कहाँ से करना है। मैं एक रिलेटिव के यहाँ था, उनके यहाँ से जाता था घूमने के लिए। फिर मैं ढूंढता था कि भाई इंडस्ट्री कहाँ से शुरू होती है, आइडिया नहीं था। फिर मैं वापस आया, फिर गया वापस, किसी का एक लिंक मिला, तो वहाँ से मैं किशोर नमित कपूर एक्टिंग स्कूल गया। वहाँ पे किशोर जी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या सुना सकते हो। तो मुझे परिमल दत्ता जी ने एक मोनोलॉग सिखाया था, मैंने उसे सुनाया उनको पूरा। तो उन्होंने बोला तुम्हारी जेब में कितना है। मैंने कहा ₹1 है। तो उन्होंने कहा तुम्हारी फीस ₹1 है। तो मैंने उनकी फीस उस टाइम से आई थिंक 65,000 रुपए थी, 65,000, बट मुझे ₹1 में सीखने को मिला। एंड देन वो मेरे लिए कह सकते हैं बहुत सुकून भरा पल था। तो मुझे इतने बड़े एक्टिंग स्कूल में, जहाँ ऋतिक रोशन एंड ऑल पास आउट हुए हैं, एंड एक्टिंग की बहुत सारी चीजें वहां सीख के गए, तो मुझे वहां पे मैं पॉलिश्ड हो गया वहां पे। लेकिन जब मैं पॉलिश्ड होते होते ये एक नेगेटिव फैक्टर रहा कि मुझे मॉडलिंग में बहुत सारा काम मिलना शुरू हो गया उस टाइम पे। मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि मैंने अपने बहुत सारे, ये लोगों की तरह झूठ बोलूं कि वॉचमैन बन गया, ये हो गया। मुझे वहां कोई जानता नहीं था, ना मेरा कोई जानने वाला था, ना कोई वहां पहचानने वाला था। तो ये मैंने, जब आप कहते हैं ना, जब आप पॉजिटिव इतने थे उस चीज के लिए, तो लोग आपसे मिलते गए। फिर मैंने मॉडलिंग में शुरू किया काम, एंड मॉडलिंग में बहुत सारा मैंने काम किया और खूब सारे पैसे कमाए। गांव का लड़का जाने के बाद वहां पे आपको जब पैसे मिलते हैं तो आप थोड़ा, लेकिन एक दिन मुझे लगा यार मैं तो एक्टिंग के लिए आया था, तो मैंने फिर मॉडलिंग को धीरे से साइड में कर दिया। फिर एक एजेंसी थी, स्वास्तिक एड एजेंसी, वहां मैंने मॉडलिंग का एक असाइनमेंट साइन किया कि भाई मैं आपके लिए इतना ही काम करूंगा, बाकी मैं एक्टिंग पे फोकस करने जा रहा हूँ। फिर मैं जब एक बड़ा खतरनाक दौर मेरे पास आया कि मैं जो प्रयागराज से इतना ट्रेंड होके आया था, इस दौरान वो भी भूल गया था। वो मतलब आप साइकिल चलाना तो आपको आ गया, बट आप साइकिल लगातार अगर आप नहीं चला रहे हो तो आप फिर आपका बैलेंस आउट होता है।
हाँ, सही बात। वो शुरू हुआ। देन फिर जब मैं ऑडिशन देना शुरू किया तो ऑडिशन होता ही नहीं था। फिर मुझे इस दौरान मैं एक सिनेविस्टा का एक शो आता था डॉक्टर्स का, मैं ऑडिशन देने गया तो मुझे याद है कि हैरी परमार जी उन्होंने बोला यार तुम तो बच्चन की कॉपी करते हो, तुम्हारी वॉइस तो बच्चन जैसी है, पॉजेस उनकी तरह लेते हो, परफॉर्मेंस से अभय शुक्ला तो आता ही नहीं है। तो मैंने उनसे बोला आप सिखा दो मुझे। उन्होंने बोला मैं क्यों सिखा दूं, मैं तो कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। मैंने कहा आप मेरे लिए इतना बोल रहे हैं अगर तो आपको सिखाना चाहिए। सही बात। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं यार तुम जाओ। और लकली मैं रात को जिम गया तो जिम में वो ट्रेडमिल पे वॉक कर रहे थे, तो मुझे देख के वो घबरा गए। वो बोले तुम यार यहाँ भी मेरे पीछे आ गए। मैंने कहा नहीं सर मैं तो इस जिम में ही पहले से ही आया था। बोले नहीं नहीं तुम मेरे पीछे आए हो, मुझे तो इससे पहले तुम दिखे ही नहीं। तो मैंने बोला सर आपने बोला ना यार कि आपको एक्टिंग नहीं आती है तो आप सिखा दो ना। तो हैरी भाई ने बोला कि मुझे भगाने के लिए कि अच्छा तुम एक काम करो, तुम हारमोनियम लेके आओ तो मैं तुम्हें एक्टिंग सिखाता हूँ। एंड देन मैं गया और गोरेगांव से थोड़ा सा आगे एक जगह है जोगेश्वरी करके, वहां मुझे पता चला कि एक शॉप है वहां पे हारमोनियम मिलता है। मैं हारमोनियम खरीद के ले आया। एंड फिर मैंने हरी भाई को फोन किया कि हरी भाई मैंने हारमोनियम ले लिया है। तो उन्होंने कहा मजाक कर रहा है ये। बोला अच्छा तू रहता कहाँ है? मैंने कहा मैं यहाँ पे रहता हूँ। वो आए, मैंने कहा अरे वाह तुम तो सच में हारमोनियम लेके आए। उन्होंने बोला मैं मजाक किया था मैंने। बट उन्होंने जो फिर मेरे साथ जो 2-2.5 साल का जो एक जो टाइम पीरियड गया ना वो उसने मुझे एक्टिंग कैसे होती है, परफॉर्मेंस क्या होता है वो बताया। एंड देन फिर उन्होंने ही मुझे शुभ कदम करके एक शो था उसमें कास्ट किया पहले। फिर उन्होंने संतान का एक करके शो आता था स्टार पे, उसमें कास्ट करवाया। एंड देन फिर एक शो था आरक्षण करके, उसमें उन्होंने बोला। फिर मेरे पास शोज आने लगे थे उस टाइम पे। तो उस टाइम सीआईडी का मुझे कॉल आया था ऐसे नॉर्मल एक कि विलेनिश कैरेक्टर आप करेंगे क्या। तो रात को 12:30 बजे मुझे कॉल आया था। मैं गया तो उन्होंने कहा कि यार एक कैरेक्टर है तो क्या नाम है जिसको हमने कास्ट किया था वो उनका तात्या टोपी का रोल वो कर रहे थे झांसी की रानी में, तो वो निकल गए हैं। तो आप अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो अगर आप करना चाहें तो कर दीजिए। कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, मुझे कौन सा, मैं तो 1400 किलोमीटर दूर यहाँ एक्टिंग करने आया ना, मुझे क्या है। तो बोला कि यार आदित्य श्रीवास्तव का नाम सुना है? मैंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, भी प्रयागराज से ही है, जीत का कैरेक्टर वो प्ले करते हैं सीआईडी में। तो उन्होंने बोला कि यार उनके अगेंस्ट में है आपका और उनके साथ आपका सारा सीन है। मैंने कहा ठीक है I'll do। एंड देन फिर जब मैं उन्होंने बोला आप कर दो लेंगे ना, इतना उन्होंने डरा दिया। मैंने कहा यार मैं कर लूंगा मैं, लेकिन ये नहीं कह सकता कि यार मैं अमिताभ बच्चन हूँ, संजीव कुमार हूँ कि मैं इतना ही फाड़ के रख दूंगा, ये कर दूंगा। भाई जो मैं कर सकता हूँ मैं करूंगा। बोले सर आप कर लेना प्लीज, ये वो नहीं, क्रिएटिव टीम हमें ऐसा बोलेगी। मैंने कहा जस्ट ट्राई माय बेस्ट कि अच्छा हो। देन वो फर्स्ट टाइम मैं सीआईडी के सेट पे गया था, मैं एज ए विलन का कैरेक्टर मैंने प्ले किया। उसकी टीआरपी टच वुड बहुत अच्छी थी। एंड देन फिर मुझे बीबी सर का एक दिन कॉल आया कि तू कॉप्स का कैरेक्टर प्ले करेगा क्या? हाँ सर मैं करूंगा। तो देन फिर वो मैंने मुझे उन्होंने बुलाया। एंड उस टाइम मेरे पास एक दूसरा शो भी था जिसका नाम था हवन, एज अ लीड था वो कैरेक्टर। वो उसका था कलर्स का शो था वो हवन। तो मेरे पास 2 शो थे उस टाइम पे। तो मैं जब गया तो उन्होंने बोला यार तू तो बड़ा पतला है, मुझे तो दया का रिप्लेसमेंट, दया टाइप का एक एक्टर चाहिए, तो टीवी में हैवी लगता है, लेकिन तू जिम जाता है? मैंने कहा जाता हूँ। बोले कौन सा जिम जाता है? तो मैंने अपना नाम बताया कि ये जिम है। बोले नहीं तू घर से जा और कपड़े चेंज करके आ। तो मैंने कहा हाँ ठीक है। मैं जिम आ गया तो उन्होंने कहा जिम वो रिसेप्शन पे कि अच्छा ये भी ऐड कर दो, ये भी ऐड कर दो। तो मैं पैसे काउंट कर रहा था, अच्छा इतने में पर्सनल ट्रेनर इतने में आएगा, साल भर का ये इतने में आएगा, ये इतने में आएगा। बहुत सारा बिल बन गया था, लाख के ऊपर चला गया था वो सारा, वो सब लेके डाइट एंड ये वो जुम्बा उम्बा, पता जितने सारे तो उस जिम में जितनी फैसिलिटी थी बीबी सर ने सब मुझे करवा दिया। मैंने कहा ये सब कोई जरूरत नहीं, लेकिन अब सर से बोलेगा। तो उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने अपने बैग में से चेक निकाला एंड देन उन्होंने पे किया। मैं तो शॉक रह गया। मैंने कहा यार ये तो बहुत अच्छा है, मतलब एक एक्टर अभी साइन भी नहीं हुआ है, सिर्फ उससे डिस्कस हुआ है एंड देन एक प्रोड्यूसर ने इतना कर दिया। तो मैं तो एकदम पागल हो गया। देन फिर मैंने बहुत मेहनत करके बॉडी को करेक्ट किया जो उनको चाहिए था। एंड देन उसके बाद उन्होंने एक बड़ी ग्रैंड ओपनिंग कराई मेरी जो है। एंड फिर मुझे मेरा एक बड़ा पॉपुलर एपिसोड था निखिल की जंग, उसको केबीसी से ज़्यादा टीआरपी उसकी आई थी, तो चैनल की तरफ से मुझे एक बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला था। तो ये सफ़र अच्छा रहा। फिर मैं एंड ही कर देता हूँ पूरा अपनी स्टोरी। फिर ये करते करते फिर शो मैंने कुछ टाइम पहले क्विट किया। फिर मुझे गुजराती फिल्मों के कुछ ऑफर्स थे, मैंने प्रोड्यूस भी किए कुछ गुजराती फिल्में, विकीड़ा नो घोड़ो, इट्टा किट्टा और इस टाइप की फिल्में हैं। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार गुजराती इंडस्ट्री में थोड़ा
जाना चाहिए। तो मुझे कॉन्सेप्ट आया मेरे पास, मुझे अच्छा लगा, एक बाप और बेटे की कहानी है। तो आज के जनरेशन में जो प्रॉब्लम्स हैं वो उस पे उसका बड़ा एक बहुत अच्छा सा बड़ा क्यूट सा मैसेज है कि फादर ऑलवेज फादर होता है, सन जो है सन ही रहता है। तो बेटा बेटा ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। तो उसमें जो डिफरेंसेस है हमेशा रहेगा वो कहानी का एक बड़ा मैसेज है वो। उसका नाम है रमण भमण। उसके बाद एक फिल्म है फिट्टूस करके। तो 2 फिल्में मेरे पास आज की डेट में है जो मैं गुजराती करने जा रहा हूँ, ये नेक्स्ट ईयर तक आएगी। तो ये सारी जर्नी में मुझे सिर्फ एक चीज अच्छा लगा कि अगर आप पॉजिटिव हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी जो ट्रेन है वो रुकेगी नहीं। बस ये है कि आपको स्टेशन पे उतरना है, अपना काम कंप्लीट करना, फिर उस ट्रेन में चढ़ जाना है, अपनी जर्नी कंप्लीट करके रखनी है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि यार अगला स्टेशन मेरा लास्ट स्टेशन होगा, तो आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी। और ये एक्टिंग का जो माध्यम है ना, वो कभी रुकने वाला नहीं है ना, कभी कि यार मैं तो एकदम ट्रेंड हो गया, अब तो मैं सारे परफॉर्मेंस सब कंप्लीट कर सकता हूँ। तो इसलिए वो कभी रुक नहीं सकता। और सीखने की जो ललक है, जो चाह है, हमेशा अपने अंदर रखनी चाहिए। अपनी आईज को ओपन रखना चाहिए, हम्बल रहना चाहिए, प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए, इमोशंस क्लियर होने चाहिए सारे। तो ये सारी चीजें शायद मेरे ऊपर जो माँ बाप का जो ब्लेसिंग होता है, आपके जो पूर्वज होते हैं उनके ब्लेसिंग होती है। तो ये सब रहा मेरे साथ। तो एक नाइस जर्नी, बहुत अच्छी जर्नी रही मेरी जो है। मुझे बहुत स्ट्रगल एंड ऑल इस सबको बहुत ज्यादा फेस नहीं करना पड़ा। इट्स नाइस। लोग मिले बहुत, ये गांव के लड़के को इतने सारे लोग मिले, इतना सारा प्यार, इतना सारा पैसा, और इस मकाम पे लेके जाना, इट्स गुड फॉर मी। मतलब मैंने इस चीज को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। मैं हमेशा इस चीज को मान के रखा कि जैसा मैं आज हूँ ऐसा कल रहूं। इसलिए मैंने कभी अपने लिविंग स्टाइल को चेंज नहीं किया। मैं उन चीजों से बचता रहा। मैं जब सीआईडी के बहुत पीक पे था तो भी मैं बस में ट्रैवलिंग करता था कभी कभी, ताकि आप अपने रूट से कनेक्ट रहें। आप सही बात है। लोग ये कहेंगे कि आज आपके पास काम है तो आप इस तरीके का लाइफ जी रहे हो, कल अगर आपके पास काम नहीं है, भगवान की कृपा तो है अभी तक, मान लीजिए इनके साथ का बैड टाइम आता है, तो आप लोग जो है आपको डिफरेंशिएट नहीं कर पाए। पहले इसके पास कम काम था या कम काम है। तो आप अगर लाइफस्टाइल मैनेज करेंगे, तो ये मेरा एक मानना है कि आप हमेशा एक टाइप से रहिए। रहे तो भी हैप्पी रहो, नहीं रहे तो भी हैप्पी रहो, तो किसी को पता नहीं चलेगा कि दुखी कब होता है। यही रही जर। सही बात है। जैसा कि आपने बताया कि आप अभी एक गुजराती मूवी में काम कर रहे हैं, तो अभी तक जितनी भी आपने शूटिंग की है, इस दौरान कोई ऐसा डायलॉग है जो आपको बहुत पसंद हो और आप बताना चाहें? फिल्म का डायलॉग या सीआईडी का डायलॉग? फिल्म का डायलॉग। फिल्म, बाय द वे, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने जब मैं गुजराती इंडस्ट्री में आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जाते ही फटाफट एकदम से गुजराती सीख के कल से एकदम बोलना शुरू कर दूंगा। लेकिन जब मैंने डायलॉग्स पढ़ना शुरू किया तो आपको एकदम फैक्ट बता रहा हूँ, मैं नहीं बोल पाया। प्रोड्यूसर्स ने बोला कि हम डब करा देंगे, तो मैं एग्री नहीं हुआ। मैंने कहा नहीं, मैं तो डबिंग पे तो मैं एग्री नहीं करूंगा, बिकॉज मैं अपनी आवाज में डब करना चाहूंगा। मैं किसी को अपनी आवाज नहीं देने दूंगा। तो इस बात से उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो आप करो, मुझे दिक्कत नहीं है, बट आपको फिर लर्न करना पड़ेगा। तो फिर मैंने उसके बाद लिखना, पढ़ना और बोलना सीखा। तो लिखना पढ़ना तो लगभग आ गया है। बोलने में थोड़ी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है, उस पर भी काम चल रहा है। तो शूटिंग अभी जो है शुरू नहीं हुई है। ओके। तो इसलिए, लेकिन हमने एक उसका वो रखा है, एक हमने स्लोगन बनाया है एक जो है कि તમે अगर गुजरात में हो तो खाओ खम्मन एंड कढ़ी, मैं अगले साल जोवा माटे जाओ रमण एंड भमण। टाइप ऐसे जो है वो राइमिंग, हम अभी थोड़ा गड़बड़ हो गई राइमिंग जो है। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या है? हिंदी में ये है कि आप जो है, आपकी लाइफ जो है बहुत ही अनसर्टेन है, मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब आप करना कुछ चाहते हो, कुछ जाता है। तो वो सब चीजें जो है वो खिचड़ी बन जाना, रमण मतलब खिचड़ी बन जाना, यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। हाँ, तो इट्स नाइस फिल्म। नेक्स्ट ईयर आएगी, आप लोग देखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यार बहुत राइटर ने बहुत कमाल का एक सब्जेक्ट लिखा है। और मैं आपको बताऊं तो अभी भी उस राइटिंग पे ही काम चले जा रहा है। ओके। तो एंडिंग पार्ट नहीं होता है। फिल्म जो है जब तक कंप्लीट नहीं होती, लास्ट डायलॉग डायरेक्टर बोल नहीं लेता है, तब तक राइटर और डायरेक्टर में चलता रहता है, यार ये लाइन ऐसे कर देते हैं, ये ऐसे कर देते, थोड़ा ऐसे कर देते तो और अच्छा हो जाएगा। इसलिए आपको पता है राजकुमार संतोषी जी कभी अपने क्लाइमेक्स से खुश नहीं रहते हैं। वो एक फिल्म की क्लाइमेक्स कम से कम 20 स्टाइल में शूट करते हैं, और फिर एडिटिंग में बैठ के देखते हैं कि अच्छा ये वाला अच्छा है, नहीं ये वाला अच्छा है, ये वाला अच्छा है, डिसाइड करते हैं। आप सोचो 10 से 15 बार वो सिर्फ क्लाइमेक्स लिखवाते हैं और शूट करते हैं। तो उनको पसंद ही नहीं आता, लास्ट मोमेंट तक वो अपने आप को जो है खुश नहीं करते हो।
कि नहीं यार ये कर ले तो अच्छा रहता। रिलीज के बाद भी वो कहते यार अगर ये लाइन अगर ऐसे हो जाती तो बड़ा अच्छा रहता ना, देखो नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना है, ये सब जो है। तो ये जर्नी जो है ना वो रुकने वाली नहीं है, वो कंटिन्यूस चलती रहती है। और हमने तो मान ही लिया कि हम लोग एंटरटेन करने के लिए पैदा हुए हैं और हम जब तक लेट नहीं जाएंगे तब तक हम लोगों को हंसाते रहें, एंटरटेन कराते रहें, और ये रास्ता हमने चूज किया है। तो इसमें अगर अच्छा भी होता है तो भी हमारे लिए, बुरा होता है तो भी हमारे लिए, लेकिन हमारी ऑडियंस को ये सब नहीं पता चलना चाहिए। ये हमारे और ऑडियंस के बीच में ये पर्दा है, तो हम उनको सिर्फ हंसाते रहे, एंटरटेन कराते रहे, ये मैं चाहता हूँ हमेशा। इंस्पेक्टर निखिल का कोई ऐसा फेमस डायलॉग या कुछ जो आप दर्शकों को करके बताना चाहें? सीआईडी में एक डायलॉग है, हम लोग एक पॉलिटिशियन के घर जाते हैं एंड देन मैं दरवाजा नॉक करके दरवाजा खोलता हूँ और वो बोलता है कि आप लोग, तो काफी लाउड बोलता है, तो मैंने बोला आवाज नीचे, बताइए आप लोग कौन है? तो वो कहता है कि हम लोग सीआईडी से हैं, समझे कि समझाएं, आवाज नीचे। तो ये निखिल का एक बड़ा अच्छा डायलॉग था। बाद में ये मैंने तो उस दिन ऐसे बोल दिया था, बाद में मैंने एक फिल्म देखा था तो उस फिल्म में भी ये डायलॉग यूज हुआ था। तो बड़ा मुझे अच्छा लगा था कि मेरी क्रिएटिविटी जो है वो काफी बड़ी है और आवाज नीचे वाला डायलॉग काफी अच्छा था वो। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और मैं कहीं भी जाता हूँ तो हमारी ऑडियंस जो है, जो हमारे एंटरटेनर है, वो हमेशा मुझे बोलते हैं कि वो वाला डायलॉग आप बताओगे, हम सीआईडी से हैं, समझे कि समझाएं, आवाज नीचे। तो ये काफी फेमस हुआ था। तो इस तरह की, एंड सीआईडी का एक सेट जो है ना, सीआईडी एक फैमिली है। सीआईडी सेट पे आप कोई भी होगा तो वो बहुत ही कंफर्टेबल जोन में जाके परफॉर्म कर सकता है। वो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि इतना बड़ा कोई सीआईडी का सेट है, लोग बड़ी मस्ती करते हैं, अमेजिंग, लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं और गुड वे में मजाक उड़ाते हैं, ऐसा नहीं किसी को बुरा लगे। एंड हम लोग बड़े फूडी हैं, बहुत खाते हैं। सेट पे पहुंचने से पहले हमारे एरिया में पता चलता है कि रेस्टोरेंट कौन सा अच्छा है, और ऑर्डर करने के लिए दया सर हमेशा सारे कौन किसको क्या अच्छा लगता है उनको सब पता है, तो सारे वो मेन्यू कार्ड सेट करके वो हमेशा हम लोग के लिए मंगाते हैं कि आप ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ। तो जिस एरिया में हम शूट करते हैं वहाँ पहले ही हमें पता चलता है कि आज हम यहाँ पे ये खाने वाले हैं। तो हमने ऑल ओवर लगभग वो मुंबई तो हमने पूरा हर जगह से, हर एंगल से हमने देख लिया है। एंड महाराष्ट्र में कुछ जगह हमने एक्सप्लोर किया है एंड गोवा एंड ऑल। तो हमें बड़ा मजा आता है। सीआईडी का एक बड़ा यूएसपी ये है कि वो मूविंग शो है, वो सेट बेस्ड शो नहीं है, इसलिए बोरिंग नहीं है। नए लोग, नए लोग, नए लोग, नई जगह, नए लोग, नई जगह, नया खाना तो इसलिए जो है चीजें चलती रहती हैं। एंड सभी बहुत बहुत हम्बल्ड, किसी के अंदर कोई स्टारिज्म नहीं है कि हम इतने सालों से आ रहे हैं तो हमारे अंदर, वो सीआईडी में नहीं सिखाया जाता। एक लर्निंग प्रोसेस, उसको मैं तो ऐसे भी नहीं था, लेकिन वहां जाने के बाद एक चीज और सीखने को मिला कि स्टारिज्म नहीं होना चाहिए। और आपको मैं बताऊं कि मेरा और क्या नाम है प्रोडक्शंस के साथ में, मेरा ही नहीं, किसी भी जितने भी एक्टर हैं, कोई पेपर वर्क नहीं है कभी भी नहीं। ये इज ट्रस्ट कि आप, हमारा और प्रोडक्शंस के बीच में, मेरा ही नहीं, कोई किसी भी एक्टर का जो एक नए बीच में आए थे उनका छोड़ के जो पुराने एक्टर हैं उनका कभी कोई पेपर वर्क नहीं हुआ है। इट्स बीपी सर का वॉइस एंड बीपी सर की आवाज, बीपी सर के शब्द कि वो, और कल से आप शूट कर रहे हैं एंड देन आप जो है, और मैंने तो कभी मेरे ऊपर इतना हम्बल और इतना उनका वो रहा है कि इतना प्यार रहा है कि मैं कभी गया ही नहीं ऐसे, मतलब कि मुझे क्या चाहिए क्या वो, ऐसा हर चीज उन्होंने दी। एंड एक एक्टर जिसको मतलब इतना पहले ही उन्होंने इतना सारा प्यार दे दिया हो, इसलिए मैंने कभी कोई भी पैसा या ये वो मैं कभी ना कहने गया ना कुछ चिक्स बन के आते थे, मिलते थे, मजा आता था। तो हमारा और चैनल के बीच में या प्रोडक्शंस के बीच में कभी कोई जो है लीगल बॉन्डिंग नहीं हुई। शब्द काफी थे कि आपको जब भी जाना होगा आप पहले इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आपने अभी तक बताया कि आपने कई तरह के रोल प्ले किए हैं, तो क्या कोई ऐसा किरदार है जो अभी भी रह गया हो लेकिन आप वो प्ले करना चाहते हैं? जितने एक्टर होते हैं, अगर आप बच्चन साहब से आज पूछेंगे तो उनको लगेगा आज ये वाला एक्टिंग, ये वाला कर लेते। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि अगर कभी मुझे सुपरमैन बनने का मौका मिला तो मैं इंडियन सुपरमैन को एक्सप्लोर करूंगा कि इंडियन सुपरमैन आए और वो अपनी जो है जो सनातन की संस्कृति है उस चीज को पोर्ट्रे करके एक इंडियन सनातनी वर्जन वाला जो है एक सुपरमैन, मुझे ऐसा लगता है कि वो सुपर पावर होना चाहिए इंडिया में। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा एक रोल मैं प्ले करूंगा जब मैं थोड़ी 2-4-10 हिट फिल्में हो जाएंगी, हमारी जो
ऑडियंस है, हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनको अगर ऐसा लग जाता है कि हाँ यार इसके ऊपर पैसा लगाया जा सकता है क्योंकि काफ़ी महंगी फिल्म होगी वो, तो वो फिल्म मैं करना चाहूँगा। और मेरा एक बहुत ही जो बहुत दिल के करीब एक जो है एक कैरेक्टर है, उसको कैरेक्टर नहीं, आज़ादी का एक बहुत बड़ा मसीहा है जिसने हमें आज़ादी दिलाई, चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका एक कैरेक्टर मुझे इन फ्यूचर जब होगा तो मैं ज़रूर प्ले करूँगा और वो मैं खुद करूँगा एज अ चंद्रशेखर आज़ाद। उसके लिए मैंने बुक लिखवा दी है एक राइटर से, स्पेशली उसके ऊपर कि वो मैं जिस तरीके से फिल्म मुझे चाहिए उस तरीके से वो बुक लिखी है उन्होंने। तो उसको मैं जो है बाद में अभी तक बुक रिवील नहीं की गई है, वो बुक को बना के रखा गया है। जब प्रोड्यूसर्स का या हमारे पास ऐसा कुछ रहेगा तो देन डेफिनेटली आई विल डू कि कोई प्रोड्यूसर ऐसा मिल जाए जिसको चंद्रशेखर आज़ाद जी से इतना प्यार हो कि उनकी एक्चुअल स्टोरी जो है आज तक किसी को नहीं पता है। अंदर लोग बस इतना जानते हैं कि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आना चाहते थे, इसलिए जब अंग्रेज उनको घेर लिए तो उन्होंने अपने आप को शूट आउट कर लिया, सिर्फ इतना जानते हैं। बट वो 23 ईयर्स में उन्होंने अपने आप को इतना समर्पित किया था देश के लिए कि वो शहीद हो गए, अपने आप को उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। किसी को उनकी रियल स्टोरी ये नहीं पता है कि जब उनके माँ बाप जो है और उनको खाने के लिए पैसे नहीं थे, मतलब इवन ये था कि वो गर्म पानी पी के सोते थे रात में। तो काकोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड में इन्होंने बहुत सारा पैसा लूटा था। तो इनके एक कलीग ने उनसे बोला था चंद्रशेखर आज़ाद जी से कि आपके माँ बाप के पास पैसे नहीं है, उनके पास खाने के लिए नहीं है, वो तालाब में से जो कुछ मिलता है कंदमूल वो खा के उसको बॉईल करके जिंदा रह रहे हैं, तो अगर आप चाहें तो थोड़ी सी पैसे की मदद कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा था कि अगर ऐसा कभी आएगा तो उनके ऊपर मैं सिर्फ 45 रुपए खर्च करूंगा। तो वो समझ नहीं पाया कि 45 रुपए क्या होगा। तो उसने कहा ये गोली है, 45 रुपए की आएगी, उनको खड़ा करके मैं गोली मार दूंगा। बट ये पैसा देश की आज़ादी के लिए हमने इकट्ठा किया है, तो ये देश की आज़ादी के लिए खर्च होगा, ये किसी पर्सनल के लिए खर्च नहीं होगा। तो ये उनके सिद्धांत है। तो देश की आज़ादी में एक बहुत बड़ा एक अहम रोल, एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा उन्होंने प्ले किया। लेकिन देश ने और आने वाली जो यूथ कम्युनिटी कह सकते हैं, आज की डेट में बड़ा यूथ जो है अपने आप को बड़ा सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे लेके आ गया, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट्स है उस पे लोग काम नहीं करते हैं और अजीब अजीब तरीके के रील्स बना के उसको डाल देते हैं। तो ये सब थोड़ा इन चीज़ों से मैं थोड़ा सा अलग बात हो गई है, तो ये करना भी चाहिए लेकिन लिमिट में करना चाहिए। दिन भर में 1-1.5 घंटे अगर आप रील या देखते हैं तो। लेकिन ये जो कैरेक्टर है ये मेरे दिल के बहुत करीब है। ये सनातनी संस्कृति वाला सुपरमैन और चंद्रशेखर आज़ाद जो मैं इन फ्यूचर कभी भी करूं, लेकिन करूंगा जरूर, भले मुझे जो है कुछ बेचना ही पड़ जाए ये मैं जरूर करूंगा। ये अगर कोई प्रोड्यूसर ने अगर मुझे पर अगर विश्वास दिलाया या उसका विश्वास मैं जीत पाया तो मैं दोनों कैरेक्टर को जरूर लेके आऊंगा और हमारी ऑडियंस, हमारे यूथ को एक बार मैं जरूर कनेक्ट करूंगा कि आप इस तरीके का अपना आइडियल बनाइए। ये आपका आइडियल होना चाहिए। आपका आइडियल कोई क्रिकेटर या कोई प्लेयर नहीं होना चाहिए, या कोई एक्टर नहीं होना चाहिए। मैं खुद भी मानता हूँ ये नहीं होने चाहिए। ये आपको इंटरटेन कराने के लिए पैदा हुआ है, ये आपका रोल मॉडल बनने के लिए पैदा नहीं। इनको आप पैसे दीजिए, आप इनसे एंटरटेन होइए, इनसे आप प्रभावित मत होइए। इनसे आप इनको एंटरटेन की तरीके से इस्तेमाल करिए और देखिए और भूल जाइए और सो जाइए। आपका आइडियल होना चाहिए स्वामी विवेकानंद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये आपका आइडियल होना चाहिए। इन्होंने देश के लिए किया, इन्होंने फ्यूचर्स के बारे में सोचा, जो फ्यूचरिस्टिक है उनके बारे में आप सोचिए। ये होना चाहिए। आजकल के आपका जो फोन का डीपी है उस पे क्रिकेटर्स के, एक्टर के फोटो लगे रहते हैं, ये सब यूथ को हम नहीं समझा पा रहे हैं। ये एक हमारा एक फेलियर है। इसलिए मैं उनके लिए अगर ये मैं कभी कर पाया तो एक बहुत बड़ा मैसेज है। मैं तो एंटरटेन को मैसेज के रूप में लेता नहीं, लेकिन अगर हम हंसाते हुसाते या कुछ भी करते हुए अगर हमने ये मैसेज उनको पास ऑन कर दिया तो मैं जरूर उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि देश के लिए जो कर रहा है उसके लिए आप जो है सोचो और उसको अपना आइडियल बनाओ। एंटरटेन के लिए जो कर रहा है उसको आप अपना आइडियल नहीं बना सकते, वो आपका आइडियल नहीं हो सकता। आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने टाइम से हैं, इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो क्या इस दौरान आपने कोई बड़े बदलाव देखे हैं? बड़ा बदलाव तो अब एक तो डार्विन का सिद्धांत ही है कि जब कोई चीज बदलती नहीं है तो समाप्त हो जाती है। तो बदलाव तो हमेशा होता ही रहता है। एंड लेकिन अभी बस एक चीज अच्छी ये हो गई है कि जो पहले एक्टर्स को बहुत
बड़ी अहमियत मिल जाती थी कि अगर ये एक्टर आ गया तो फिर स्टोरी लिखनी शुरू होती थी। मतलब ये एक्टर आ गया तो उसके हिसाब से सारा स्टोरी लिखा जाता था। बस ये बदलाव आ गया कि अभी कंटेंट को ज्यादा जो है एक्सेप्टेंसी मिल रही है, कंटेंट अच्छा है तो फिल्में चल रही हैं, ऑडियंस को खींच के लेके जाती है। अभी एक्टर का उतना ज्यादा प्रभाव अभी थोड़ा कम हो गया है। ये अच्छा भी है हम लोगों के लिए जिनके गॉडफादर्स या जो है जो जिनके वहां पे लोग नहीं हैं, उनके लिए एक अच्छा संदेश है कि राइटर अगर आपको अच्छा एक कॉन्सेप्ट देता है और प्रोड्यूसर थोड़ा सा भी बिलीव कर लेता है तो हम जैसों को भी चांस मिल जाता है, वरना फिर तो जो है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये है। और मैं हमेशा एक चीज मुझसे हमेशा पूछी जाती है और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि नेपोटिज्म नाम का कोई शब्द नहीं होना चाहिए। नेपोटिज्म तो है ही नहीं। अगर नेपोटिज्म है तो वो हर जगह पे है। अगर कोई अधिकारी है तो उसके यहाँ इतनी फैसिलिटी मिलती है कि उसका बेटा अधिकारी बन जाता है। इट्स कॉल्ड फैसिलिटी, वो नेपोटिज्म नहीं है। वो अगर डेविड धवन का बेटा है तो उसको एक फैसिलिटी मिली हुई है, वो उसी बारे में सोचता है कि मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है, तो उसको फैसिलिटी मिल गई और वो उसको वहां पे कंफर्ट जोन है वहां जाके। अब वो डेविड धवन का बेटा आईएएस अधिकारी तो बनने में उसको कंफर्ट जोन नहीं मिलेगा ना, तो कि किसी पॉलिटिशियन के साथ चला जाए और वो पॉलिटिक्स में चला जाए, वो कंफर्ट जोन जहां है वहां जाएगा ना वो। अब मुलायम सिंह यादव जी हैं, अब उनके बेटे को कंफर्ट जोन है ना, तो कंफर्ट जोन में जाएंगे ना वो। तो जहां जिसको कंफर्ट जोन है वहां हो जाएगा। हमको तय करना है कि हमको किसको बढ़ाना है और किसको नहीं बढ़ाना है। ये देश की जनता तय करेगी, ऑडियंस तय करेगी कि नेपोटिज्म के साथ रहना है या नहीं रहना है। तो नेपोटिज्म तो हम करते हैं ना, अगर सही से देखा जाए तो ऑडियंस करते हैं ना नेपोटिज्म। या भाई शुक्ला की फिल्म आएगी तो नहीं जाएंगे देखने, लेकिन रणबीर कपूर की आएगी तो 1000 रुपए के टिकट भी जाएंगे लेके देखने। अगर हमने समान भाव से सबको देखना शुरू कर दिया तो ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा। लाइक मैं एक बड़ा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, पॉलिटिकल जवाब है ये, कि अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्शन है, कोई भी इलेक्शन मान लीजिए, तो हम पार्टी को देख के वोट करते हैं, इंसान को देख के वोट करते हैं। अगर कोई बिना पार्टी के जाएगा, कितना भी ताकत लगा ले, मिलना उसको 500 वोट ही है। सही बात है। बहुत मतलब कि किसी के ग्रह नक्षत्र बहुत ही पावरफुल है, उसके ऊपर खुद जो है आके पूरे जो है भगवानों का पूरा जो है समर्पण प्राप्त हो जाता है, तो ही जनता उसको एक्सेप्ट कर लेती, वो भी वंस अ व्हाइल। ऐसा नहीं है। तो क्या हम जो है नेपोटिज्म यहाँ पे नहीं करते हैं? यहाँ भी करते हैं हम। सही बात। पार्टी सिंबल मिल गया, उसके पास वोट आ गया, लेकिन पार्टी जिसने बनाई उसने भी 30-40 साल खर्च किया है, 50 साल उसने खपा दिया उनके कार्यकर्ताओं ने, तब जाके पार्टी बनी। तो ये इट्स कॉल्ड नेपोटिज्म नहीं है, ये कंफर्ट जोन है ये। इसलिए जब भी हम अगर इस बारे में बात करें तो यही बदलाव होना चाहिए कि फिल्में रिलीज हो तो जाना चाहिए देखने के लिए। ये नहीं कि अरे ओटीटी पे आ जाएगी तब देख लेंगे। तो ओटीटी वाली फिल्में ओटीटी पे आती है ना, रिलीज होती है ना ओटीटी पे, आप देखो ना ओटीटी पे जो देखनी है, आपके 250 के लिए वो फिल्में आ रही हैं वो। लेकिन जो प्रोड्यूसर, जो डायरेक्टर इतनी मेहनत कर रहा है थिएटर में आने के लिए, तो उसको आप थिएटर में जाके सम्मान दो ना जो है। तो ये होना चाहिए आपको। अगर कोई एक्टर आ रहा है तो आप उसको जाओ ना सम्मान देने, अप्रिशिएट करो कि यार बहुत अच्छा किया है, अगली बार और अच्छा करना, या उसके बारे में लिखो। पर एक बार तो जरूर जाओ, उसको मौका दो देखने के लिए। उसके थिएटर्स पैक्ड होने चाहिए। जब भी आपको टाइम मिले आप जाओ, एक बार देख के आओ। तो जब हम सपोर्ट करना शुरू करेंगे तो ये सारी चीजें खत्म होंगी। जब हम अच्छे लोग लेके आएंगे तो अच्छे लोग बढ़ना शुरू होंगे। नहीं तो ऐसे तो फिर सब उठेंगे और एक दिन बोलेंगे यार चलो हम पिक्चर बनाते हैं, चलो हम जी एक्टिंग करते हैं, चलो जी हम पॉलिटिक्स करते हैं, चलो जी हम ये करते हैं। तो हमें तय करना है कि हमें कौन सा लड्डू खाना है और कौन सा नहीं खाना है। जो नहीं खाना है वो नहीं खाना है, जो खाना है वो खाना है। तो हम अच्छी चीज को सपोर्ट करेंगे तो अपने आप जो है नेपोटिज्म और ये सारी चीजें धीरे धीरे परिवारवार खत्म हो जाएगा। लेकिन कंफर्ट जोन हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई बिजनेसमैन है, अगर मैं बोलता अगर चलिए अंबानी मान लीजिए, धीरूभाई अंबानी, तो मुकेश अंबानी क्यों आईएएस बनेगा? इतना बड़ा अंपायर उन्होंने खड़ा किया, तो नेपोटिज्म नहीं है वो छोड़ दे, वो सन्यासी बन जाए ना, वो बोले भाई सब दान कर दिया देश के नाम, नहीं करेगा ना वो। जी मैं अधिकारी बनने जा रहा हूं जी, मैंने बिजनेस नहीं देखना है जी, तो ये तो नहीं हो सकता है ना। तो ये किसी के लिए भी, हर तबके के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए, जो भी हमारा करियर बेस जो चीजें हैं जहां से अपनी लाइफ को बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, वो सबका एक कंफर्ट जोन है, वो करते हैं लोग। एक्टिंग के अलावा कोई आपकी ऐसी हॉबी है? जैसे आजकल लड़कों में कुकिंग का क्रेज बहुत बढ़ता दिख रहा है, तो ऐसी एक्टिंग के अलावा कुछ है जो आपको करना पसंद है? मुझे बड़ा मजा आता है कुकिंग करने में।
जब भी, लेकिन मैं जो बनाता हूँ वो कुछ ही लोग खा पाते हैं, बिकॉज बड़ा सात्विक भोजन होता है, बड़ा बड़ा ऐसा फूड होता है कि उसमें आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे, अच्छे से भर भर के मिलेंगे, पर टेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम टेस्ट के लिए मुझे बनाना नहीं आया, और ऐसे भी एक्टर को ना कुक अच्छा होना चाहिए, ताकि आप परफॉर्मेंस में ना कितनी हल्दी डालनी है, कितना नमक डालना है, कितना तेल डालना है, कितना जीरा और कितनी सब्जी डालनी है, तो आपको अगर आ गया तो आप अच्छे एक्टर हो सकते हैं। और हमारे संस्कृति में है कि अगर कोई भी पुरुष या कोई भी मेल या कोई हस्बैंड या कोई लड़का बेटा अगर किसी घर में झाड़ू लगाता है, मेल वर्जन ना, उस घर में तरक्की ज्यादा होती है, उस घर में लक्ष्मी ज्यादा रहती है, उस घर में शांति ज्यादा रहती है। इसलिए पुराने दिनों में हमने देखा है कि लोग जो घर के बड़े बुजुर्ग होते थे वो घर आसपास साफ करते थे झाड़ू से। तो ये एक वो चला था, इससे फीमेल्स को भी आसानी, मतलब आराम मिल जाता था। लेकिन ये है अगर जिस घर में पुरुष झाड़ू लगाते हैं वो अच्छा रहता है। मुझे थोड़ा ज्योतिष भी आता है तो मैंने ज्योतिष भी थोड़ा थोड़ा पढ़ दिया ऐसे। लेकिन मैं रीड बहुत करता हूँ और मुझे थोड़ा पढ़ने का, नॉलेज गेन करने का, एक्सप्लोर करने का थोड़ा उसमें मजा आता है। जगह एक्सप्लोर करने का, लोग एक्सप्लोर करूँ, मैं मिलूँ, और मुझे लोगों को हंसाने में बड़ा मजा आता है। कभी कभी लोग मुझे स्टूपिड भी कहते हैं, क्या पागलपन करता है, बट मुझे मजा आता है, लोग हंसते हैं। एंड देन आपको याद रखें, एटीट्यूड तो सभी के पास है, जाएंगे अपना चुप करके। तो मुझे चुप होना नहीं आता है, तो मैं चुप तो नहीं रह सकता, मैं चाहे अच्छा बोलूं या बुरा बोलूं, बोलता ही रहूंगा मैं। तो ये मेरी हो सकता है कि कोई अच्छी भी हॉबी हो या गलत हॉबी हो, इसको मैं कभी सुधार नहीं पाया। अच्छा, कोई मैसेज है जो आज के युवाओं को आप देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे। इंस्टा, फेसबुक पे कम जाओ, ये आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। आपका जो क्रिएटिव टाइम है ना, वो ये खा रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखिए, ये कोई भी इन चीजों का जो फेम है ना, फेम, जैसे आपने सोशल मीडिया पे कुछ डाला और फेम मिल गया आपको, ये सर्टेन फेम है, ये आपके साथ रहेगा नहीं, वरना लोग आपके साथ ही रहेंगे। ये आपसे एंटरटेन करते हैं, मजे लेते हैं, भूल जाते हैं। इसको अपना करियर मत बनाओ और इससे इंप्रेस मत हो जाओ कि अरे यार वो हमारा एक दोस्त है, उसने रील डाला और वायरल हो गया, अभी वो इन्फ्लुएंसर बन गया हो। ये तो बहुत कॉमन थिंग है। ये इसके पीछे मत भागो कि अरे यार मैं तो 20 साल मैंने पढ़ाई की, अभी भी 40,000 की नौकरी कर रहा हूं। ये आपका करियर नहीं है और ये आपकी चीजें नहीं है, ये आपका क्रिएटिव माइंड नहीं है। इससे आपका देश नहीं बढ़ेगा, इससे आपका देश नहीं चलेगा। हाँ, आप प्रमोट कर सकते हो किसी चीज को, कहीं पहुंचा सकते हो, बट ये आपकी जिंदगी नहीं हो सकती है। तो मैं तो सबसे कहूंगा, जो यूथ है, कि आप थोड़ा इससे दूर रहो। थोड़ा टाइम है, 5-10 मिनट, 1 घंटे 24 घंटे में आप दे दो। आपका स्क्रीन टाइम 16-16 घंटे हो रहा है। आपके देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अपना स्क्रीन टाइम कम करो। कितनी मतलब सोचने वाली बात है। हमारे यहाँ के जो मम्मियाँ हैं और जो पेरेंट्स हैं, आजकल देख रहा हूँ बच्चों को रील बनाने में लगे हैं। चाइना के बच्चे वो जो है वो जिम्नास्ट कर रहे हैं। तो हमारे और उनमें डिफरेंसेस क्रिएट हो रहे हैं। उनका एक वर्जन जो है तैयार हो रहा है और हमारा एक वर्जन जो है इसमें खराब हो रहा है। उनकी आंखें खराब हो रही हैं, ब्रेन खराब हो रहा है, एग्रेसिव हो रहे हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। इससे आप जितना दूर रहें, फोन जो है ना वो आपके सहूलियत के लिए बनाया गया है। फोन आपके लिए है या आप फोन के लिए हैं, ये आपको डिसाइड करना है। इसलिए आप चेक करो हर संडे को कि आपका स्क्रीन टाइम इस हफ्ते कितना रहा। 1 घंटे, आधे घंटे रखिए, अच्छा है। लेकिन ऑफ टाइम जो है वो क्रिएटिव वे में लगाओ। खेलो, कूदो, दौड़ो, भागो, झगड़ो, लड़ो, जो भी करना है, लेकिन ऑफलाइन करो। लड़ा झगड़ा नहीं जाता है। आराम से रहिए, एक दूसरे से प्यार करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आंखें खोल के रखिए। देश में क्या हो रहा है, अच्छा क्या नहीं हो रहा है, ये सब जब तभी आप बैठेंगे, तभी आप सीखेंगे जब आप ऑफलाइन रहोगे। आपका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि आप कुछ और कर ही नहीं पाते। माँ बाप का सम्मान करिए, उनको प्यार दीजिए, उनके साथ रहिए, फैमिली को रिस्पेक्ट करिए। रिलेशन में जितने भी लोग आते हैं आपको, आप उनसे बातें करिए, उनको रिस्पेक्ट दीजिए। आपसे कोई बड़ा मिलता है, आपके कोई सर मिलते हैं, गुरुजी जिनको आप लोग कहते हैं, मैम मिलते हैं, उनका आप रिस्पेक्ट करिए। एक बहुत अच्छा कल्चर तैयार होगा। तो आपकी फैमिली, आपके गुरु, आपके लोग ही आपके साथ हमेशा रहते हैं। ये सोशल मीडिया पे रहने वाले लोग, कभी आपको तकलीफ हो जाएगी तो नहीं खड़े होंगे।
इसलिए सोशल मीडिया को सोशल तक ही रखिए, मजे करिए, एंजॉय करिए, हेल्दी रहिए और स्वस्थ रहिए और सबका सम्मान करिए। थैंक यू। एक बहुत ही अच्छा मैसेज इन्होंने कन्वे किया है और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभय शुक्ला जी का ये सफर हमें यही सिखाता है कि मंजिल कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो, अगर इरादे आपके पक्के हैं और मेहनत सच्ची है तो वो मंजिल आप जरूर हासिल कर लेंगे। और हमें उम्मीद है कि आगे भी जिन किरदारों में हम उन्हें देखेंगे तो वो किरदार हमें प्रेरित ही करेंगे। फिर मुलाकात होगी एक नई शख्सियत के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए पीपल्स अपडेट।